जी क्या सर। कि जब डेटा, चलें अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो यूनिट 10 है, जी लेसन सर। 1, एक्सप्लेनिंग मॉड्यूलराइजेशन। तो यूनिट 7 में हम लोग ये पढ़ रहे थे मॉड्यूलैरिटी का सवाल आया था कि जब हम काम कर रहे होते हैं एसएपी पे, हम अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस डेटा को ये नहीं कि एक ही जगह पे सारा इकट्ठा करते हैं, उसको वो तरीके से हर जगह स्टोर करेगा, मॉड्यूलराइज करेगा, मतलब मॉड्यूल्स के हिसाब से उसको सेव करेगा। तो इनकैप्सुलेट से मुराद है छोटे छोटे हिस्से, जैसे गोलियां होती हैं कैप्सूल्स, तो इसी तरह डेटा का भी इनकैप्सुलेट करेगा ये। तो उसको मॉड्यूलैरिटी करेंगे कि वो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम जब डेटा काम कर रहे होंगे, अगर हम सीआरएम पे काम कर रहे हैं तो हमें सीआरएम का सारा डेटा हैंड पे मिलेगा, ये नहीं कि पूरे एसएपी का डेटा हमारे पास पड़ा हुआ हो, हमें उसमें से ढूंढना पड़े। तो इसी तरह जैसे रेपोजिटरी में डेटाबेस सेव होता है, डेटाबेस के अंदर हिस्से बने हुए होते हैं, तो वो जो हिस्से बनाता है वो मॉड्यूलराइजेशन कहलाता है, हिस्से बनाने को। ठीक है, जी सर। सही है। अब इसकी टेक्निक्स बता रहा है किस तरह से ये सेव करता है। तो ये सर जिस तरह क्लस्टर होते हैं मतलब डेटा के अंदर। बिल्कुल क्लस्टर्स का लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया आपने, क्लस्टर्स बन जाते हैं डेटा के। स्कीमास भी हमने जी पढ़ा था सर। इसके साथ ही। तो इन सबको जो बनाएगा उसको मॉड्यूलराइजेशन कहेंगे। जो क्लस्टर बन रहे होंगे ना, उस बनने के तरीके को मॉड्यूलराइजेशन कहेंगे। जी ठीक है। ठीक है, तो डेटा को वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में बना लेगा, सोर्स कोड के जो होंगे सेम, उनको ब्लॉक्स में इकट्ठा कर लेगा। तो इसी तरह मॉड्यूल्स के हवाले से वो हर डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में जमा कर लेंगे। तो इससे काम क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है काफ़ी, और ईजियर टू मेंटेन हो जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि हम कोई सब्जेक्ट किसी को पढ़ा रहे हैं, तो हम जब नंबरिंग देते हैं बच्चों को, तो हम इसी तरह देते हैं कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम। जब हम स्टैक्स कर लेंगे सबको, तो सबसे पहले हम ज़्यादा नंबर वाले को देंगे। लेकिन अगर हम मिक्स कर दें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना यूँ। तो वो आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि सबसे ऊपर वाले के सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद का हम फिर इसी तरह एंड तक चले जाते हैं। इसी के साथ साथ केमिस्ट्री के पेपर अलग रखेंगे, फिज़िक्स के अलग रखेंगे, मैथ्स के अलग रखेंगे। तो इसको मॉड्यूलराइजेशन कहा जाएगा, ये तरीके से एक जगह पे सब चीज़ों को स्टैक करना। तो इसमें दो लफ्ज़ हैं, मोर ट्रांसपेरेंट के, और दूसरा है ईजियर टू मेंटेन के। ये मेंटेन करना आसान हो जाता है। अब a modularization unit is a part of a program that encapsulates a particular function। कोई भी फंक्शन है तो उसके डेटा को वो इनकेप्सुलेट कर लेगा, छोटा सा उसको एक डेटा बना के, क्लस्टर बना के अपने पास सेव कर लेगा। इसी के साथ साथ use the corresponding function in the program several times without having to re-implement the entire source code on each occasion। तो जब हम काम कर रहे होंगे, अब हम कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो बार बार उसको री इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, बार बार एक्टिव सेव या उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो मॉड्यूलराइजेशन क्या करेगा, वो उसको एक ही दफ़ा में सेव कर लेगा हमारे पास। जब भी हम काम करेंगे तो वो हमारे पास एक्टिव रहेगा, और हम उसको काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार। जैसे एग्जांपल दें हम लोग कि अगर अभी मैं जूम चला रहा हूँ, इसके पीछे मेरा व्हाट्सएप भी चल रहा होगा, व्हाट्सएप वेब चल रहा है। तो जब मैं उसको छोटी स्क्रीन करूँगा तो वो मेरे पास सेव रहेगा। ये नहीं कि जैसे ही मैं जूम पे आया वो पीछे से गायब हो गया, फिर मैं वापस जाऊँगा, फिर लॉगिन करूँगा, फिर उसका बारकोड स्कैन करूँगा, वो फिर से खुलेगा मेरे सामने। तो इसी तरह जब हम एसएपी पे काम करते हैं, तो हम किसी भी फंक्शन पे, SE41 एडिटर कोई भी हो गया, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसको छोड़ के उसका कोई और पार्ट करें, तो वो पीछे की चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो वैसी की वैसी सेव रहेगी। तो इसी तरह इसको इनकैप्सुलेट कहा जाएगा कि वो कहीं जाएगी नहीं, वो एक कैप्सूल की शक्ल में हमारे पास मौजूद रहेगी। द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी से मुराद सारा हमें शफाफ चीज़ें सब एक जगह पे दिख जाएंगी कि किस तरह से सब स्टैक हुआ हुआ है। इसी के साथ साथ ईजियर टू मेंटेन प्रोग्राम, प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अब इसी तरह इसके मेथड्स हैं, लोकल प्रोग्राम मॉड्यूलराइजेशन, और इसी के साथ एक होगा ग्लोबल प्रोग्राम। तो लोकल से वही मुराद है कि ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो सबके पास डेटा आराम से मौजूद हो रहा हो, मॉड्यूल बन रहे हो, एफआई के पास एफआई का डेटा इस्तेमाल जमा हो रहा हो, जो अबैप वाला है, उसका अबैप के पास जमा हो रहा हो। इसी तरह एसडी हो गए, एमएम हो गए, सबका डेटा उनके पास सेव हो, और फिर एंड में जब वो कंपनी के बैकएंड पे सेव होगा तो सबके अपने अपने हिस्सों में सेव हो जाएगा। तो इसको लोकल प्रोग्राम मॉड्यूलराइजेशन कहा जाएगा। ग्लोबल आ गया, तो ग्लोबल से मुराद बड़े हिस्से में कि दो तीन कंट्रीज़ में कोई काम चल रहा है या दो तीन सिटीज़ में काम चल रहा है, तो जिस तरह लोकली सेव होगा उसी तरह ग्लोबली सबका हिस्सा अपने अपने तरीके से सेव हो जाएगा।
इनकैप्सुलेट की बात आ गई इधर कि हम प्रोग्राम बी पे काम कर रहे हैं, हम ए बी सी पे जो भी काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ कैंसिल नहीं होगी कि वो ग्लोबल क्लास में चली गई या फंक्शन ग्रुप में चली गई, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। इससे सर क्या मतलब होता है? जैसे भी एग्जांपल दी ना कि हम जूम के पीछे भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो हम जैसे ही वापस जूम की जी स्क्रीन पे आएंगे तो वो पीछे से चीज़ हटनी नहीं चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे मौजूद रहेगी कि मैं डायरेक्ट वहाँ पे जाके आपको कोई मैसेज कर सकूँ तो आपके पास पहुँच जाए, मुझे वापस जी से सर, लॉगिन ना करना पड़े उसके ऊपर। इस तरह ये डेटा सेव रहता है मतलब। जी ठीक है सर। बिल्कुल, ड्राफ्ट की शक्ल में भी कह सकते हैं कि वो जो चीज़ हम जैसी छोड़ेंगे वो पीछे ही मौजूद रहनी चाहिए, वो चीज़ ख़त्म ना हो। सर मतलब बैकग्राउंड में उसका प्रोसेस चल रहा होगा, बिल्कुल, ये बैकग्राउंड में कहना चाह रहे प्रोसेस हो, हाँ, हमारे लिए आसानी हो ना कि पीछे से चीज़ ख़त्म नहीं हुई। अब हमने पीछे पढ़ा था कि इस तरह से डेटा सेव होता है कि सबसे अंदर रॉ मटेरियल होंगे कि छोटे से ब्लॉक में डेटा सेव है, लाइन की सूरत में सेव है, टेबल्स बने हुए हैं, और उनके बाहर फंक्शन मॉड्यूल्स हैं कि हमने कौन से मॉड्यूल से क्या चीज़ मांगनी है। तो ये F1 F2 के नाम से सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। F1 हो सकता है FIO, F2 को हम SD बोलते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, F3 MM हो जाए। तो हमने जौन से भी मॉड्यूल से डेटा चाहिए होगा तो वो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए कर लेंगे। अब इसमें सब रूटीन्स की बात आएंगी, तो अभी सिर्फ इन्होंने नाम दिए सब रूटीन्स का, तो आगे जाके इसका पता चलेगा सब रूटीन्स हैं क्या। अब है पासिंग पैरामीटर्स। पैरामीटर से हमें लफ्ज़ पढ़ते ही समझ आता है कि एक दायरा बना देना कि उसके अंदर ही काम होता हो। पैरामीटर मासिंग से भी यही मुराद है कि हम जब भी कोई चीज़ मंगवाएं तो वो चीज़ पैरामीटर्स के अंदर ही मौजूद हो और वो आ जाए। अब वैन द सब रूटीन इज कॉल्ड, रूटीन से मुराद है कि हम जो काम बार बार कर रहे हों और उसी का छोटा हिस्सा हो जाए तो वो सब रूटीन कहलाएगा। तो सब रूटीन का इतना कोई मेन काम नहीं है, वो इनके अंदर ही आता है सब जो भी हम मॉड्यूलराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो when the subroutine is called, formal parameters must be specialized by means of corresponding global variables. फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब सादे पैरामीटर्स जो लगे हुए हैं, तो वो मीन्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब जो वसी दर्जे पे चल रहे हैं बड़ी कंपनीज में, तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाएंगे। दिस असाइनमेंट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स टू फॉर्मल पैरामीटर्स व्हेन कॉलिंग अ सब रूटीन इज कॉल्ड पैरामीटर पासिंग। जब हम एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर से कोई सब रूटीन मंगवाएंगे, मतलब हमें डेटा चाहिए तो उस पर पैरामीटर चल रहा है ग्लोबल का, मतलब किसी बड़ी कंपनी से हमने जब कोई डेटा अपनी ही कंपनी से मंगवाना है तो उस पर ग्लोबल पैरामीटर लगा हुआ है कि भाई ये चीज़ क्यों जा रही है। इसमें और डेटा वाला सारी बात आ गई कि वो हर चीज़ इसकी चेक करेगी कि किसको जा रही है, क्यों जा रही है, तो इन सबको पैरामीटर्स की सूरत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो कंपनी के अंदर लगे हुए होंगे छोटे से पे वो फॉर्मल, और जो बाहर लगे हुए होंगे उनको ग्लोबल पैरामीटर कहा जाएगा। तो जब इन दोनों के दरमियान डेटा एक्सचेंज या पास होगा तो उसको पैरामीटर पासिंग कहा जाएगा। सब रूटीन का मतलब है कि डेटा बुलाना, बस। अब इसमें कॉल बाय वैल्यू एंड रिज़ल्ट और कॉल बाय रेफरेंस, मतलब तीन तरीक़ों से हम डेटा बुला सकते हैं कि कोई उसकी वैल्यू हो, किस बुनियाद पे हो चीज़, इसी तरह रिज़ल्ट हो कि उसके बाद उसका क्या काम होगा, और रेफरेंस कि अगर हमें डायरेक्टली मंगवानी है तो हम मंगवा सकते हैं। अब इधर इसी तरह स्टैंडर्ड टाइप्स जो हमने पीछे पढ़ी थी वो भी इनके दरमियान ही शामिल होती रहेंगी कि जो डेटा मंगवा रहे हैं वो किस टाइप का है, इनकम्प्लीट डेटा है या कंप्लीट डेटा है। तो ये हमने याद रखना है इनकम्प्लीट और कंप्लीट डेटा को। अब इसी तरह लोकल एंड ग्लोबल डेटा ऑब्जेक्ट्स, लोकली से मुराद जो निचले दर्जे पे हो रही हो और ग्लोबल से मुराद जो बड़े दर्जे पे हो रही हो। अब इसमें है वेरिएबल्स डिफाइंड इन द मेन प्रोग्राम और ग्लोबल डेटा ऑब्जेक्ट्स। जो मेन प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं उनको ग्लोबल डेटा ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो आप तीनों में से बताएंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं? समीउल्लाह, बाबर एंड यासिर। अब्दुल अजीज़ आप भी बता सकते हैं कि जो वेरिएबल्स का लफ्ज़ है वो क्या चीज़ होती है? सर ये तो वो है ना, जैसे मतलब किसी वैल्यू को उसमें मतलब सेव कराना, जैसे हमने वेरिएबल ले लिया ए, सही तो हो उसमें गया। हम कोई सेव चीज करवा रहे हैं ए में। ठीक है, यासिर की तरफ से आ गया जवाब। बाबर और समीउल्लाह आप बताएं वेरिएबल्स क्या होते हैं? सर वेरिएबल डेटा टाइप होता है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है, डेट, ठीक है, टेम्परेरी।
ठीक हो गया डेटा टाइप। परमानेंट बेस। सही है। बाबर आप बताएं क्या होता है। तो मुझे नहीं पता इसकी। चलें ठीक है, मैं इसीलिए कंफर्म कर रहा था ना कि अगर किसी को ना हो तो ये चीज़ आगे यूं ही ना जाए। अब्दुल अजीज़ अगर आप बताना चाहते हैं तो मैसेज कर दें, तो मैं बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये डेटा टाइप्स नहीं होते हैं। यासिर आपका जवाब बिल्कुल सही है कि वेरिएबल्स ए बी सी जेड तक ले लो तो ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अब हम इस स्क्रीन पे देखें तो इसमें ये जी और वी दोनों वेरिएबल्स हैं। मतलब ए बी सी डी से लेके जेड तक ये हम जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसको वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, ये जी भी वेरिएबल है, ये वी भी वेरिएबल है। इसी तरह आई एन टी ये सारे लफ्ज़ वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, बाबर समझ आई बात। जी सर, सर ये ग्लोबल वेरिएबल मतलब जीवी ग्लोबल वेरिएबल हो गया। बिल्कुल। जैसे आगे इंटीजर वन है, इंटीजर वन भी मतलब अभी हम वेरिएबल काउंट होगा। नहीं, हमने इंटीजर को नहीं देखना, हमने ग्लोबल को भी नहीं देखना। ये जो लफ्ज़ है ना इसके ऊपर लिखा हुआ है जी और वी, ये दोनों जी वेरिएबल। सर, ठीक सही। है, या कंप्यूटर की ज़ुबान में इन सबको वेरिएबल्स कहा जाता है कि जी भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, ये हमने जो आई लिखा है ये भी वेरिएबल है। इसके बाद हम जाएँ तो इनकी फुल फॉर्म्स बनती हैं कि ग्लोबल वेरिएबल वो अलग चीज़ है। तो ए से लेके जेड तक 1 2 से जो भी है नंबर वो सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। सही है। ठीक है, कोडिंग मीन्स के आगे अंदर वन है वो भी वेरिएबल ही है। जी ये भी वेरिएबल कहलाता है। तो स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी चीज़ होगी वो सब वेरिएबल्स के ज़ुमरे में आती है, उनको वेरिएबल्स का लफ्ज़ दिया जाता है। जी ठीक। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहे हैं जो मेन प्रोग्राम है मतलब इसके अंदर ये जो सब वेरिएबल्स हैं इनको ग्लोबल डेटा ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब ये क्या है, दे आर विजिबल एंड कैन बी एड्रेस्ड इन द इंटायर मेन प्रोग्राम। अब ये हमें दिखे हुए हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। लोकली हम इसको छुपा भी सकते हैं या प्राइवेट और विजिबल भी रख सकते हैं। तो ये भी हमें दिख रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये विजिबल भी हो सकते हैं और पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इनको एड्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एज वेल एज इन एवरी सब रूटीन कॉल्ड, तो जो भी हम डेटा मंगवा रहे हो जिस तरह भी ये डेटा पूरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट। खबर आवाज़ थोड़ी सी कम करें आप पीछे से। तो मेरे पास नहीं, किसी और की आवाज़ आ रही है। चलें, जहाँ से भी ये बाइक की आवाज़ कोई मसला नहीं हो जाता ऐसा तो माइक बंद कर लें। जब पूछूं तो आप लोग माइक ऑन कर लें। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो डेटा 1 वी से मुराद हो गया वन वेरिएबल, पीसी टाइप पी हो गया जो हमने पीछे पी का पढ़ा था, पैक नंबर। तो ये पूरी एक स्टेटमेंट है और इसमें ये एक एक लफ्ज़ एक एक अल्फ़ाबेट वेरिएबल कहलाता है। तो इन सब को हम ग्लोबल डेटा ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं जो मेन प्रोग्राम के अंदर काम होता है। तो ये जो लाइन में हाईलाइट करता हूँ ये लाजमी सवाल बनता है इसी से, और ये फाइनल में भी आते हैं, तो इसलिए ये हाईलाइटेड को हमेशा याद रखना है कि ये विजिबल एंड कैन बी एड्रेस्ड इन द मेन इंटायर प्रोग्राम एज वेल एज एवरी सब रूटीन कॉल्ड। अब इसमें ये स्क्रीन दिखा रहे हैं वेब एडिटर की कि हम काम कर रहे हैं। तो अगर हमने सब रूटीन कॉल करनी है तो अब कैलकुलेट करनी है हमने परसेंटेज, तो हम उसको ड्रैग करके, सब रूटीन इधर है ये, तो हम इसको ड्रैग करके स्क्रीन पे लाएंगे तो वो अपनी पूरी स्क्रीन पे दिखा देगा कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और ये क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो इसको सब रूटीन कहा जाएगा कि हमने ड्रैग करके एडिटर के अंदर जब उसको हम रिलीज़ करेंगे तो वो उसकी पिछली सारी चीज़ें दिखा देगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है। तो ये सारे वेरिएबल्स ही कहलाते हैं। फैक्ट वेरिएबल इंटीजर 1, फैक्ट वेरिएबल इंटीजर 2, तो ये सारे वेरिएबल्स ही हैं। अब ये मॉड्यूलराइजेशन यूनिट्स वेब डीबगर के अंदर दिखा रहा है कि किस तरह है, इससे रिटर्न होंगे वापस, इससे एग्जीक्यूट होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है इसके पीछे का। इसके अंदर जो हमने अभी लिखा है फैक्ट इंटीजर नंबर 1, तो ये इसके सारी बैकग्राउंड शो कर रहा है। तो बस ये एग्जीक्यूट और रिटर्न करने का बता रहे हैं कि इन दो बटन्स का ये काम है कि इससे हम पीछे चले जाएंगे और इससे हम एग्जीक्यूट कर लेंगे हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। जैसे इसमें परसेंटेज की स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा और जो रिजल्ट वो आ जाएगा। सर ये जो स्क्रीन शो हो रही है ये ये डीबगर किस की स्क्रीन है। डिबगर की, मतलब याद है ये आप, वेब के अंदर ही है? ये डीबगर किस तरह आएगा स्क्रीन के ऊपर। बाबर, इस हम डीबगर को स्क्रीन के ऊपर कैसे ऑन करेंगे। यासिर समीउल्लाह बाबर, ये हम पढ़े अभी अभी हमने पढ़ा था ये पिछली क्लास में सैटरडे को।
सर स्लैश हैश था मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही जवाब है। हम इस कमांड बॉक्स में स्लैश एच लिखेंगे तो जो भी काम हो रहा होगा वो उसकी बैकग्राउंड की स्क्रीन हमें खोल के दे देगा डीबगर की। ठीक है बाबर, तो ये स्लैश एच दबाएंगे तो डीबगर की स्क्रीन ऑन हो जाएगी एसएपी के ऊपर। जी सर। ठीक है। सर ये सब रूटीन क्या है? सब रूटीन है डेटा को मंगवाना। रूटीन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो डेटा को बार बार मंगवाने को सब रूटीन कहा जा रहा है। ठीक है। तो इस स्क्रीन में बस हमें एग्जीक्यूट और रिटर्न का बताया कि ये दो बटन इन काम के हैं। अब है कॉलिंग फंक्शन मॉड्यूल्स। जिस तरह सब रूटीन्स मंगवाते हैं उसी तरह फंक्शन मॉड्यूल्स भी होते हैं। तो हमने जो बैपीस का पढ़ा था वो बैपीस फंक्शन मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं, ये याद रखना आप लोगों ने। अब किस तरह के फंक्शन ग्रुप्स होते हैं और फंक्शन मॉड्यूल्स, ये दोनों तकरीबन सेम ही हैं। तो सारा डेटा इंटरनली स्टोर है। सब रूटीन इधर आ गई कि हमने जो चीज़ मंगवानी है तो हम वो सब रूटीन के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि हम मंगवा रहे हैं, उसको सब रूटीन कह रहे हैं। स्क्रीन भी डेटा के अंदर ही एक तरीके से शुमार होगी कि उसके ऊपर जो सब दिख रहा है वो भी स्टोर ही है। तो इनके बाहर सारे फंक्शन मॉड्यूल्स सेट होते हैं और उसके बाहर इंटरफेस है कि हमने जो भी मंगवाना है हम सब रूटीन के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है। जिस तरह अभी हमने एसएपी के स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें 1 टियर 2 टियर 3 टियर भी उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी की तरह प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर भी उसकी स्ट्रक्चर कहलाती है। तो इस तरह ये फंक्शन ग्रुप्स का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि ये किस तरह होते हैं। फिजिकली तो हम ये देख नहीं सकते, तो एक आइडिया बनाते हैं कि ये इस तरह का शो होता है। सैप का तो हम फिजिकली देख सकते हैं कि स्क्रीन भी हमारे पास मौजूद होती है। हम उसके एप्लीकेशन लेयर नहीं देख सकते लेकिन डेटाबेस लेयर देख सकते हैं। सर ये FD4 ये FD3 ये क्या है? फंक्शन मॉड्यूल्स एग्जांपल दी हुई है कि ये फंक्शन मॉड्यूल 1 है, ये फंक्शन मॉड्यूल 2 है। अभी पढ़ा था ना CRM हो सकता है, ये हाँ, बैपीज भी हो सकती हैं। फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ ये सारे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी हमने ऊपर पढ़ा तो उसमें सिर्फ F1 कहा हुआ था, तो अभी इधर आए तो उन्होंने FB1 कर दिया उसको। इतना सा फ़र्क है सिर्फ, बाकी चीज़ उन्होंने कोई भी चेंज नहीं की, बस नाम चेंज किया उसका। इसी तरह स्क्रीन के अंदर उन्होंने सब रूटीन और स्क्रीन को भी शो कर दिया कि ये भी इसी का हिस्सा है। अब फंक्शन ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डेटा ऑब्जेक्ट्स हो गए, ग्लोबल डेटा ऑब्जेक्ट्स अभी हमने पीछे पढ़े कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो ग्लोबल डेटा ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें सब रूटीन्स होती हैं। तो सब रूटीन्स किसी भी हम फंक्शन मॉड्यूल्स में से मंगवा सकते हैं। स्क्रीन्स भी फंक्शन ग्रुप का हिस्सा है कि जो स्क्रीन अभी हमारे सामने चल रही है, जो एसएपी की चलेगी, वो भी फंक्शन ग्रुप के अंदर ही कंपोनेंट उसका कहा जाएगा कि ये भी फंक्शन ग्रुप का कंपोनेंट है। तो फंक्शन मॉड्यूल्स में क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़, लोकल डेटा ऑब्जेक्ट सारा, और सोर्स कोड जो हम किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं या जो भी हमारा काम है। इंटरफेस है, इंपोर्ट पैरामीटर, डेटा इंपोर्ट कर दिया। डेटा मंगवाना है, एक्सपोर्ट पैरामीटर हो गया। चेंज करना है तो हम उसको चेंजिंग पैरामीटर्स कहेंगे। और एक्सेप्शंस मतलब इसके अलावा कोई काम करना है तो वो एस वाई सब आर सी कहलाएगा। तो एस वाई बी सब आर सी इन्होंने एक लफ्ज़ अभी दे दिया हमें, लेकिन ये आगे जाके छोटा सा इसका कोई सब्जेक्ट होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पीछे हमने कंपोनेंट्स पढ़े, अब है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से मुराद है जो चीज़ अंदर काम हो रही हो। कंपोनेंट्स का मतलब है जो हार्ड कॉपी में हमें मिली हुई हो, जो हम टच कर सकें या उसका एक टुकड़ा कह सकते हैं कंपोनेंट्स को। एलिमेंट्स का मतलब है जो स्क्रीन के अंदर काम हो रहा है। तो इसका सबसे पहला इम्प्लीमेंट एलिमेंट है इंपोर्ट पैरामीटर। जब भी हम कोई फंक्शन मॉड्यूल मंगवाएंगे तो द कॉलिंग प्रोग्राम ट्रांसफर्स वैल्यूज़ और वेरिएबल्स टू द फंक्शन मॉड्यूल। तो उसकी जो भी वैल्यूज़ और वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे वो इंपोर्ट कर लिए जाएंगे। अगर पैरामीटर ऑप्शनल है तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सप्लाई की कि वैल्यू और वेरिएबल आएँ। इसी तरह जब एक्सपोर्ट का है तो वो दिए जाएंगे, चेंज करना है तो चेंज किए जाएंगे। और एक्सेप्शंस क्या हैं? जो exceptions can be raised by the function module in certain error situations and provide information about the prospective processing error in the function module। तो स्टेटस बार में जो नीचे चीज़ लिखी हुई आती है एरर की, तो वो एक्सेप्शंस कहलाएंगे कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो स्क्रीन पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा कि ये आपने एरर किया है, इसको सही कर लें। तो एक्सेप्शन से ये मुराद है इसमें। पैरामीटर्स अभी हमने पीछे पढ़े कि एक दायरा होता है, इसी तरह उस दायरे के अंदर करें तो इंपोर्ट होगा, उस दायरे से बाहर चीज़ भेजें तो एक्सपोर्ट पैरामीटर्स। तो हमने इस पैरामीटर्स को चेंज करना हो तो वो चेंजिंग पैरामीटर्स कहलाएंगे। अब हम जैसे नहीं चाहते कि हमारे
जो CRM का फॉर चल रहा है कंपनी के अंदर, हम नहीं चाहते कि उसका डेटा किसी के पास भी जाए, तो हम उसके आगे पीछे पैरामीटर लगा देंगे। उसका जो मास्टर कोड होगा हम उसको लॉजिकल लॉक से बंद कर देंगे कि किसी को भी मैसर ना हो, इसको कोई भी कॉल ना कर सके। इसमें बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ़िलहाल हमारे हो, इसमें कोडिंग के ही लफ्ज़ हैं सारे। इसमें फंक्शन मॉड्यूल्स बनाने का तरीका, तो फंक्शन मॉड्यूल्स बंदा अपने हिसाब से बना सकता है, इसमें कोई भी वो लफ्ज़ दे लेकिन उसके आगे जेड लगाना लाजमी है। जब हम कोई भी काम कर रहे होंगे जो कंफर्म नहीं होगा, जैसे एसएपी का वो काम नहीं है जो बैक एंड से हमें मिला हो, जब हम खुद कोई भी चीज़ कर रहे होंगे तो हमें उसके आगे जेड लगाना लाजमी है। और वो कुछ जगहों पे है, जैसे अब इसका जो नाम देना है हमने तो उधर हम जेड लगाएंगे, आगे हम उसको चेंज कर सकते हैं BC00 अपने हिसाब से, लेकिन स्टार्टिंग में जेड लगाना लाजमी है ताकि वो उसको एक अलग जगह पे सेव करे जेड के नाम से सारे। इसी तरह इधर भी जेड लगा हुआ है और इसमें बता रहा है कि सेव कर दिया, क्रिएट इसमें कुछ है नहीं। सोर्स कोड एडिटिंग, तो सोर्स कोड का हमने भी पढ़ा कि इसको एडिटर एडिट करता है, तो ये सारे बने हुए हैं इधर, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चेंज हो सकता है, एक्सेप्शंस में चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या गलती है, और सोर्स कोड चेक कर सकते हैं कि पीछे क्या चल रहा है। तो इधर परसेंटेज का काम सारा चल रहा है, तो ये परसेंटेज का दिखा रहा है और इसमें इफ़ और एल्स का फॉर्मूला चल रहा है। अब after defining the corresponding importing and exporting parameters, you can switch to the source code tab to implement the functions of the function module. जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे प्रोग्राम के ऊपर, उनकी हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पैरामीटर सेट कर दिए, तो हम उसके बाद सोर्स कोड के टैब के ऊपर स्विच कर सकते हैं, हमें वो ऑप्शन अवेलेबल होगा। ज़्यादातर ये सोर्स कोड नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रॉपर काम करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेट कर देंगे तो ये सोर्स कोड का ऑप्शन अपने आप अवेलेबल हो जाएगा और हमें शो हो जाएगा, तो हम उसमें जाके सोर्स कोड व्यू कर सकते हैं। तो हम स्विच का मतलब कि हम जिस भी टैब से काम कर रहे हैं तो हम उसको स्विच कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स पे थे तो हम इसको टच करेंगे तो मतलब सोर्स कोड पे हम स्विच हो गए। अब है वेपीज़ का, हमने वापस से ये वेपीज़ आ रही है, पीछे पढ़ ली थी कि ये फंक्शन ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ये बॉर के अंदर आते हैं, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी से मुराद था डेटाबेस, कि हर चीज़ अपनी छोटी सी जगहों पे मौजूद होगी तरीक़ों से, जो भी प्रोग्राम होगा उसका डेटा उसी के अंदर मौजूद होगा। तो बेपी BOR बिजनेस ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी के अंडर आती है। अब ये है क्या, बिजनेस ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी बेपीज ही कहा जाएगा इनको। BOR जब भी लफ्ज़ आया तो इसके साथ बेपीज का भी याद रखना लाजमी है। अब ये कंटेन रखती है बिजनेस ऑब्जेक्ट टाइप्स को, कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं, ग्लोबल हैं, लोकल हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। A business object type is a program that behaves like a class. It represents an SAP table or a table hierarchy. hierarchy से मुराद थी कि जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है वो सबसे ऊपर आएगी, और SAP टेबल से मुराद जो स्प्रेडशीट्स हैं उनकी टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट करती है। अब बिजनेस ऑब्जेक्ट हैज़ बेपीज एज मेथड्स, तो जो भी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें बेपीज मेथड्स के तरीके से इस्तेमाल हो रही होंगी। अब हम यू कैन कॉल दिस बेपीज टू एक्सेस द करस्पॉन्डिंग टेबल्स, तो हमें जो भी टेबल की ज़रूरत होगी हम बेपीज के ज़रिए उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेपीज का जो असल मतलब है वो है कि डेटा को एक्सेस करना, बस। A BEPI is a means of accessing data in the SAP system. SAP सिस्टम के अंदर डेटा एक्सेस करना है तो वो बेपीज के ज़ुमरे में आती है, बेपीज के ज़रिए हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो छोटी सी बात ये इन शॉर्ट के बेपीज के अंदर डेटा SAP का मौजूद होता है। बेपीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, हर जगह इस्तेमाल होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिनेरियोज़ के मतलब दो कंपनियाँ अलग अलग काम कर रही हैं तो उनका डेटा मौजूद है बेपीज के अंदर, उनसे हमने डेटा मंगवाना है तो वो भी आएगा। कोई डेवलपमेंट है, जावा भी इस्तेमाल कर रहा है, कस्टमर्स और पार्टनर्स हैं, उनका डेटा मंगवाना है तो बेपीज के ज़रिए वो भी आ सकता है। इंटरनेट पे कोई भी जो हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सारा डेटा बैकएंड पे जो मौजूद है वो भी बेपीज के अंदर स्टोर है, तो वो भी SAP को मिल सकता है वापस, बिजनेस वर्क फ्लो, और इसी के साथ साथ जो भी कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनका डेटा मिल सकता है। तो बेपीज का मतलब है डेटा, डेट्स इट, कि वो डेटा होता है।
तो इसमें पैरामीटर्स भी लगेंगे, साथ साथ वो डेटा का भी काम होगा, RFC भी कनेक्ट होगा, रियल टाइम में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे जैसे बंदा आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जाता रहेगा उसको एक एक चीज़ समझ आती रहेगी। अब हायरार्ची से यही मुराद है कि सबसे ऊपर फ्लैट बुकिंग लिखी हुई है, फ्लैट कस्टमर जिस भी कंपनी के अंदर काम हो रहा है तो सबसे ऊपर वो ये तो नहीं लिखेगा ना कि प्राइस, सबसे ऊपर वो लिखेगा कस्टमर का नाम हो गया, कस्टमर कौन सा टिकट बुक कराना चाहता है, उसकी फ़्लाइट नंबर क्या है, और फिर उसके पैसे वगैरह, सीट नंबर, ये सब बाद में आएगा। तो हायरार्ची इसी को बोलते हैं कि जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर आएगी। तो इस हिसाब से बैपी में जो है सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट लिखी हुई है मेथड, मतलब चेंज किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्ट आ गया है कि ये फ़्लाइट कस्टमर, कि ये जो स्क्रीन है अब ये हमें फ़्लाइट के हवाले से बात दिखाई जा रही है कि अगर ये किसी एविएशन के पास है तो उसमें हायरार्ची इस तरह की होगी। कस्टमर नंबर है, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, फिर कस्टमर का डेटा है और हम वापस से पिछली स्क्रीन पे रिटर्न हो जाएं। तो जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर, फिर उसके बाद लाइन से जो चीज़ें आती रहेंगी वो चलती रहेंगी। बाकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी कि चेंज फ्लैट कस्टमर, डेट्स इट, कि हमने चेंज करना है तो हम उसका चेंज कर दें। फंक्शन मॉड्यूल इस पर कौन सा चल रहा है, बैपी का FLCOST का मतलब है फ्लैट कस्टमर, हमने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया और उसको आगे लिख दिया चेंज, कि हम अगर चेंज करना चाहें तो उसको चेंज करें। नेविगेट टू द फंक्शन बिल्डर बाय डबल क्लिक। तो बैपीस से हमें एक बात समझ आती है कि बैपीस डेटा हैं। बैपीस में भी वही चीज़ है कि हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस कोई नहीं है। ये हमें एरर वगैरह के हवाले से कोई चीज़ नहीं पता चलेगी, ना ही इसमें कोई डायलॉग्स होंगे, इसमें पॉपअप नहीं आएगा इसको ओके करें, येस करें, नो करें। तो बैपीस सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इसमें सोर्स कोड मौजूद होगा, डेट्स इट। ये हमसे ना कोई एक्सेप्शन मांगेगी, ना ही हमें डायलॉग स्क्रीन पे आ जाएगा कि आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं या नहीं, इस तरह के हवाले से। अब एक कॉलिंग मेथड्स ऑफ ग्लोबल क्लासेस, सब क्लासेस से हवाले से पढ़ेंगे, क्लासेस क्या होती हैं। तो एग्जांपल ऑफ एक्सेस ऑप्शन फॉर अ ग्लोबल क्लास, तो क्लास में मतलब डेटा मौजूद है तो हम उसको पब्लिक भी कर सकते हैं और हम उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। पब्लिक से मुराद है वो पब्लिकली एक्सेस होगी, हर कोई उसका डेटा देख सकता है। लेकिन प्राइवेट का मतलब है कि वो जो कंपनी अपने लिए प्राइवेट करेगी तो वो सिर्फ उसी के पास रहेंगे सारे एट्रीब्यूट्स, और जो भी मेथड्स वो इस्तेमाल कर रही है, बैपीज वगैरह, RFC, सारे वो उसके पास ही रहेंगे। अब इन कॉन्ट्रास्ट टू फंक्शन मॉड्यूल्स, क्लासेस अलाउ यू टू मेक स्पेशल एट्रीब्यूट्स विजिबल टू यूज़र ऑफ द क्लास। फंक्शन मॉड्यूल्स में चीज़ें मौजूद नहीं है कि हम उसको प्राइवेट या पब्लिक करें, फंक्शन मॉड्यूल्स में ये चीज़ है ही नहीं। तो क्लासेस में ये चीज़ मौजूद है कि हम उनको पब्लिक और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स ये रही, विजिबिलिटी इसमें शो हो रही है कि ये प्राइवेट है, नाम आ गया उसका, लेवल आ गया कि वो स्टैटिक एट्रीब्यूट है। इसी तरह वो जहाँ पे वो सेट है BC400 सिंपल पे, वो उसकी जगह दिखा रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ों को देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो एट्रीब्यूट्स में सिर्फ प्राइवेट और विजिबल का भी हमने पढ़ा है। मेथड्स एंड देयर सिग्नेचर्स, स्टैटिक मेथड अभी आएगा आगे। तो इसमें काम क्या कैलकुलेट पावर का है, जब हम गेट पावर दबाएंगे तो वो उसकी पावर कैलकुलेट कर लेगा जब भी ये सिस्टम के अंदर कोई काम कर रहा होगा। जब भी हम इसको GT पावर को दबाएंगे तो वो उसके पावर को कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह इसके अंदर भी पैरामीटर्स हैं, इसके भी कुछ नहीं है। अब एक ग्लोबल क्लास डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग, टेस्ट करना है और उसको डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है। तो किस तरह होगा, यू डू नॉट नीड जनरेट एन इंस्टेंस टू टेस्ट अ स्टैटिक मेथड। जो भी मेथड हम स्टैटिक इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके लिए हमें एक इंस्टेंस का बनाना ज़रूरत नहीं है। यू कैन एग्जीक्यूट द स्टैटिक मेथड इमीडिएटली। तो जो भी स्टैटिक मेथड्स के अंदर होंगे हम उनको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेथड्स हैं क्या। अब यू यूज़ द कॉल मेथड स्टेटमेंट्स टू कॉल अ मेथड, कॉल मेथड के ज़रिए हम किसी भी मेथड को बुला सकते हैं। एंड यू देन स्पेसिफाई द मेथड, उसके बाद हम मेथड लिखेंगे कि हमें कौन सा मेथड चाहिए।
यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंस्टेंस मेथड एंड ए स्टैटिक मेथड। तो हमें स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड ये दो तरीके के मेथड होंगे, हमें इन दोनों में से डिस्टिंग्विश करना है। तो मेथड को बुलाने के लिए कॉल मेथड का इस्तेमाल होता है। क्रिएशन ऑफ स्टैटिक मेथड्स, ये मेथड्स किस तरह बनेंगे। तो हम ये मेथड जब बना रहे हैं तो हमने इसके आगे z लिख दिया और ये क्लास इंटरफेस में बने हुए हैं। विजिबिलिटी इसकी पब्लिक रखी हुई है, मतलब ये सबको दिख सकती है। जब भी गेट परसेंटेज का हम कोड दबाएंगे तो वो दिख सकता है हमें। और ये सारा काम हो रहा है क्लास बिल्डर के अंदर। ये नीचे की लाइन स्टेटस बार कहलाई जाएगी और ये ऊपर की टूल बार कहलाएगी। सारे ऑप्शन उसमें मौजूद हैं। अब सोर्स कोड एडिटर का इसमें यूज़ दिखा रहे हैं कि किस तरह मेथड का इस्तेमाल करते हुए सोर्स कोड भी इस्तेमाल किया जाए। टू क्रिएट ए स्टैटिक मेथड सिंपली इंटर द मेथड नेम इन द मेथड लिस्ट। तो हमने जो भी मेथड इस्तेमाल करना है हम उसका नाम लिख देंगे। इसमें गेट परसेंटेज का मेथड है तो हमने वो लिख दिया। ऑन द मेथड टैब, तो ये मेथड टैब है पूरा। यू कैन मेंटेन द विजिबिलिटी एंड टाइप ऑफ मेथड। इस मेथड को हम पब्लिकली या क्या था प्राइवेट भी कर सकते हैं यूजिंग द करस्पॉन्डिंग इनपुट हेल्प। तो स्टैटिक मेथड को बनाने के लिए हमें सिर्फ उसका नाम मेथड टैब के अंदर पुट करना है, डेट्स इट। और हम उसकी विजिबिलिटी को चेंज भी कर सकते हैं। लोकल क्लास, क्लास का भी हमने पीछे पढ़ा तो उसमें डेटा मौजूद होता है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो ये है लोकल क्लास के जब छोटे जगह पे इस्तेमाल हो रही हो लोकल क्लास। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल क्लासेस एंड लोकल क्लासेस इज द वे इन विच दे आर डिफाइंड। लोकल क्लास और ग्लोबल डिवाइस के बीच में डिफरेंस यही है कि वो किस तरह डिफाइन किए जाते हैं। ग्लोबल क्लास मेंटेन होती हैं स्पेशल टूल के ज़रिए जो है क्लास बिल्डर, और लोकल क्लास अलग बनी जाती हैं रिस्पेक्टिव मेन प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हमने जो ऊपर स्टैटिक मेथड पढ़ा तो वो क्लास बिल्डर के अंदर काम हो रहा था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल क्लास। तो लोकल क्लासेस आर क्रिएटेड डायरेक्टली इन द सोर्स कोड ऑफ द रिस्पेक्टिव मेन प्रोग्राम। तो उसके लिए हमें क्लास बिल्डर की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट सोर्स कोड के ज़रिए लोकल क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके सिंटेक्स क्या हैं स्टैटिक मेथड्स के, तो इसमें भी यही सब है। क्लास नेम डेफिनेशन आ गई, पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है। और क्लास मेथड के अंदर आ गया कि हमने जो भी चीज़ लिखनी है हम उसका नाम दे देंगे कि ये मेथड है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें होंगी, डेटा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, चेंज, डेट्स इट। अब टू डिफाइन एन इंस्टेंस मेथड, जी सही है, थोड़ी स्क्रीन ऊपर है ना। पानी पीना। नहीं थोड़ी स्क्रीन को स्क्रॉल, ठीक है सर। सही है, जो आई भी मतलब वेरिएबल लिखे हुए हैं, जी इसके आगे जो कोडिंग है ये स्पेस देकर PAR, इससे क्या सर ये बनता है? PAR, अब मेरे को भी यार अभी आइडिया नहीं है PAR क्या है, आगे देखते हैं तो पता चल जाएगा, क्योंकि जी इसका कोई ठीक। मेन काम नहीं है सवालों में। तो जो चीज़ नहीं है तो वो याद भी नहीं रखनी, क्योंकि ये वो काम है जो हमने SAP के अंदर काम करना है। तो आप लोगों ने तो अभी सिर्फ पास करना है ना, एक पास तक का लेवल है। तो ये सारा अगर पढ़ेंगे तो फिर वो गिचमिच हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम पे भी काम करने के लिए टाइम है काफ़ी हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ सवाल याद करने हैं, तो उस हवाले से मैं हाईलाइटेड पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि चेक किया ना पीछे का ज़्यादातर आप लोग भूल रहे हैं, तो इसलिए छोटा रखा जा रहा है कि जो जो 80 सवाल के अंदर होगा हम वही याद करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी ठीक। ठीक है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद डिटेल से बताऊंगा। जिस तरह भी मैं जा रहा हूँ तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेंदी है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बस स्क्रीन दिखा रहे हैं कि आगे किस तरह करना है पीछे किस तरह करना है, तो उसको इसी तरह लेफ्ट करता जा रहा हूँ। जो काम की चीज़ है जी वो मैं ठीक। हाईलाइट करके आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा। To define an instance method as opposed to the static method, the method statement is used instead of class method। इसमें कह रहा है अगर इंस्टेंस मेथड को डिफाइन करना है स्टैटिक के बदले में तो हमें सिर्फ मेथड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए क्लास मेथड बनाना है। तो इंस्टेंस मेथड का मतलब है क्लास मेथड, इसके साथ साथ बाकी ये सारा खुशा के यूनिट 10 ये सिर्फ सिस्टम के अंदर का काम है सारा।
तो असेसमेंट करते हैं। तो जो भी सवाल थे हाईलाइटेड तकरीबन वही अब इसमें आएंगे। तो आप लोग माइक खोलें और कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल आराम से सोचें और जवाब दें। तो समीउल्लाह मॉड्यूलराइजेशन का बताएं, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में बी आएगा, सी ठीक है, आएगा, ठीक हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया, ठीक है। और डी हो गया, मेंटेन, सही है, मेंटेन हो गया। और सर ई का नहीं, ई नहीं है। ई नहीं है, ए और ई नहीं है, बाकी बी सी डी है। तो ए क्यों नहीं हो सकता? ए के हवाले से कुछ करें क्या, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस? सर इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये बस जस्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। बिल्कुल, जो बी डेटा हम पॉइंट लोग कॉल आउट कर रहे हैं। सही हो गया। परफॉर्मेंस हार्डवेयर से हो गया कि वो हार्डवेयर परफॉर्मेंस देगी, ठीक है, गुड हो गया। ठीक ये है, बिल्कुल जो पॉइंट सुनना था वही आपने बता दिया कि परफॉर्मेंस से इसका कोई काम नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट कर सकता है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकता, सही है। बाकी ई का क्या मसला है? टू मेक अ फंक्शन अवेलेबल अक्रॉस द सिस्टम। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फंक्शन को अक्रॉस सिस्टम कैसे, मतलब। एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको इसके व्हाट्सएप के हवाले से कि हम जब सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इसके जो बैक एंड पे फंक्शन चल रहे हैं उनको ये बंद नहीं करेगा, तो वो पूरे सिस्टम पे अवेलेबल रहेंगे। तो ये वो चीज़ है, सही। ठीक है। तो फिर तो ये भी ओके होगा। बिल्कुल हाँ, ये भी होगा कि वो फंक्शन को अवेलेबल रखेगा पूरे सिस्टम के दरमियान जब भी काम हो रहा होगा, ठीक है। तो बी, सी और सही है डी। बी। जी सर सर बी का थोड़ा एक सा और क्लियर चीज, कर दो। जी जी, पूछें समीउल्लाह, आप भी पूछें। बाबर आपको भी जवाब देता हूँ, समीउल्लाह बोले। सर फंक्शन जो यूज हो रहा है वो तो जी विद इन सिस्टम यूज हो रहा है, और हम जी, अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी आउट हम्म, साइड, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ठीक, किसी और कंपनी से हम एमएम से डेटा मंगवा रहे हैं, ठीक है, सही है, तो वो बेपीज में आया, उस बेपीज से हमने लेकर अपने सिस्टम में यूज किया, ठीक है। तो हमारे सिस्टम के अंदर भी बेपीज यूज होगा उस डेटा को, वो मतलब किसी भी जगह यूज करने के लिए। बिल्कुल, बेपीस बस एक नाम दिया हुआ है ना कि हम वो चीज़ें तो ओ डेटा के ज़रिए मंगवाएंगे। वो सारा जो काम होगा ना, बेपीस का नाम सिर्फ एक